नमस्कार दोस्तों। बैंकिंग फ्रॉड के नाम से आम तौर पर हम ये समझते हैं कि हमारे बैंक अकाउंट में, हमारे खाते में जब कोई अनऑथोराइज्ड ट्रांजैक्शन कोई कर देता है और हमारा पैसा कट जाता है तो उसको हम आम तौर पर बैंकिंग फ्रॉड के नाम से जानते हैं। मगर सच्चाई ये है कि केवल थर्ड पर्सन, जो बाहर के लोग हैं, केवल वही हमारे साथ ये धोखा नहीं करते, बल्कि बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस हैं जिसमें खुद बैंक भी हमारे साथ धोखा करता है। आपने सही सुना, आप ही का बैंक आप ही के साथ धोखा करता है, फ्रॉड करता है। वो कौन कौन से इंस्टेंसेस हैं, पहले बिल्कुल संक्षेप में मैं आपको बताऊंगा कि इन मुद्दों पर आज हम बात करने वाले हैं, और फिर उसके बाद हम डिटेल से, विस्तार से एक एक टॉपिक पर बातचीत करेंगे। ये जो इंस्टेंसेस हैं, इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक है रिकवरी एजेंट्स के माध्यम से जो बैंक फ्रॉड करता है। इसमें हम 3 विषयों पर चर्चा करेंगे। एक तो इल्लीगल सीज रिकवरी, यानी इल्लीगल रिकवरी एंड इल्लीगल सेल ऑफ द व्हीकल और प्रॉपर्टी। दूसरा, रॉन्गफुल एसर्शंस करके बैंक एम्प्लॉयज के द्वारा आपसे पैसे लेना। तीसरा, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को इल्लीगली अनऑथोराइज्ड कॉल्स कर करके आपको बेइज्जत करना आपके अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के नज़रों में। दूसरा बनता है इसमें आर्बिट्रेशन प्रोसेस का दुरुपयोग करते हुए फ्रॉड करना। इसमें हम 3 विषयों पर बात करेंगे, 3 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। पहली है कि गोल्ड लोन्स आपने मान लीजिए लिया, आपका गोल्ड भी बैंक ने जब्त कर लिया और ऊपर से आपके खिलाफ 8, 10, 12 साल बाद रिकवरी भी निकाल दी। दूसरा, जो एक्ट के प्रोविजंस हैं, एक्ट यानी आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, उनके प्रोविजंस के खिलाफ जाकर आर्बिट्रेशन प्रोसेस में उस प्रोसेस का दुरुपयोग करते हुए आपके खिलाफ फ्रॉडुलेंट वे में किसी प्रकार का कोई अवार्ड पास करवा लेना। तीसरा, इल्लीगल आर्बिट्रेशन के आधार पर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टीज, जिसमें आपका टीवी, फ्रिज, फर्नीचर सब कुछ आ गया, वो आपके घर से ही जबरदस्ती लेकर उसको नीलाम करवाना। ये 3 बिंदुओं पर आर्बिट्रेशन के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। उसके बाद जो चेक बाउंस के केसेस होते हैं, चेक बाउंस में आपके जो हार्ड कॉपी वाले चेक्स होते हैं, जो फिजिकली जो हम आमतौर पर चेक इशू करते हैं, वो भी आ गई। और जो हम ईसीएस की परमिशन देते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक चेक कह लीजिए उसको, वो भी उसमें शामिल हो गया। तो उसके संदर्भ में जो कानून है, उस कानून के प्रोविजंस का मिसयूज करते हुए फ्रॉड करना कैसे करते हैं, वो सब डिटेल से मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। उसके बाद है बैंक द्वारा या बैंक के एम्प्लॉइज द्वारा, वहाँ मैंने बैंक बोला था, यहाँ बोलूँगा बैंक के एम्प्लॉइज द्वारा सीनियर सिटीजन्स के साथ जो आमतौर पर फ्रॉड किए जाते हैं, जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत जो विभिन्न प्रकार की पेंशन्स हैं, उन पेंशन्स के संदर्भ में जो बैंक एम्प्लॉइज द्वारा फ्रॉड किए जाते हैं, फिर उसके बारे में चर्चा करूंगा, जिसमें हम 4 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक तो एफडीआर यानी फिक्स्ड डिपॉजिट जो होता है, उसके संदर्भ में। दूसरा, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत मिलने वाली पेंशन्स की संख्या के बारे में। तीसरा, पेंशन राशि को अपनी इच्छानुसार खर्च ना करने देने से संबंधित जो फ्रॉड करते हैं बैंक के एम्प्लॉइज, उसके बारे में। और चौथा है एक्यूमुलेटेड पेंशन्स, जो पेंशन की राशि कई बार बेनिफिशियरी नहीं निकालता है, तो उसके बारे में, उस संदर्भ में क्या क्या किस किस प्रकार के फ्रॉड्स कर लिए जाते हैं बैंक एम्प्लॉइज द्वारा, फिर उसकी चर्चा करूंगा। उसके बाद लोन अकाउंट में नाजायज़ तौर पर पेनल्टीज लगाने के संदर्भ में, कि किस किस प्रकार से फ्रॉड करते हुए, फ्रॉड शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ, किस किस प्रकार से फ्रॉड करते हुए आपके खाते से बैंक नाजायज़ तरीके से पैसे निकाल लेता है। उसके बाद नाजायज़ यानी इल्लीगल भी और अनएथिकल भी, यानी जो मॉरली भी करेक्ट नहीं है और लीगली भी करेक्ट नहीं है, तो नाजायज़ रूप से बैंक चार्जेस के नाम पर क्वार्टरली डिडक्शंस के बारे में।
इन 6 विषयों पर आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। एक एक करके हम एक एक विषय उठाएंगे और विस्तार से चर्चा करेंगे, मगर उससे पहले मैं बैंकिंग सिस्टम किस प्रकार से काम करना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा आपको एक उदाहरण देकर स्पष्ट करता हूँ। आमतौर पर आप लोग भी सोचते होंगे कि बैंक के बहुत खर्चे हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, लोग जब डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो उसकी रिकवरी पर भी खर्चा होता है वगैरह वगैरह। परंतु बैंकिंग सिस्टम में लीगली किस प्रकार से प्रॉफिट्स बनाना ऑथोराइज्ड है, मैं उसके बारे में संक्षेप में आपको एक उदाहरण से समझाऊंगा। मान लीजिए आपके बैंक की जो आप वाली ब्रांच है, उस ब्रांच में 1000 कस्टमर्स, हम मान लेते हैं कि 1000 कस्टमर्स उसमें हैं, और ऑन एन एवरेज ये मानते हैं कि 1 लाख रुपए साल में वो लोग बैंक में रखते हैं। एवरेज बोला है मैंने, बहुत से ऐसे होंगे जो मात्र 10,000 रखते हो या 50,000 या 20,000 रखते हो, और बहुत से ऐसे भी होंगे जो 1 लाख के बजाय 5 लाख 10 लाख भी रखते हो, एफडी के रूप में हो, चाहे वो आपका जो सेविंग खाता होता है वैसे जो हम कैश इन हैंड के रूप में रखते हैं, चाहे उस रूप में हो, किसी भी रूप में हो, परंतु बैंक में पैसा वो जमा करवाते हैं। ये हमारी बेसिक प्रिजम्पशन है। अब ये जो 1 लाख रुपया रख रहे हैं 1000 कस्टमर्स, तो इनका कुल मिलाकर एक साल में 10 करोड़ रुपया बैंक में आया। और इस 10 करोड़ रुपए के ऊपर बैंक जो ब्याज देता है अपने कस्टमर्स को, वो आम तौर पर जो सेविंग अकाउंट है उसमें लगभग 4-4.5% देता है, और जो FDRs हैं, FD जो हम करवाते हैं फिक्स डिपॉजिट, उस पर आमतौर पर 7-7.5% के आसपास, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बैंक एंड टाइप ऑफ स्कीम, कि भी कितने टर्म के लिए किया जा रहा है, ये बैंक आपको ब्याज देता है। अगर हम बैंक इंटरेस्ट ऑन एन एवरेज 5-5.5% मान लें, तो इस 10 करोड़ रुपए पर बैंक को कुल मिलाकर अपने कस्टमर्स को लगभग 50 लाख रुपए की राशि ब्याज में देनी पड़ती है। ये तो हो गई एक साइड की बात। अब हम दूसरी साइड की बात करते हैं कि इस 10 करोड़ की जमा राशि से बैंक कमाता कितना है या कितना कमा सकता है। लीगली बैंक के पास जो भी जमा राशि होती है, उस जमा राशि का 9 से 10 गुना राशि, यानी 10 करोड़ है तो 90 करोड़ से लेके 100 करोड़ तक वो लोन में दे सकता है, डिपेंडिंग अपॉन RBI पॉलिसीज। और ये RBI पॉलिसीज समय समय पर बदलती रहती हैं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती रहती हैं। आपने बहुत सी बार नाम सुना होगा, CRR बदल गया, SLR बदल गया, रेपो रेट बदल गया, है ना। तो ये सब चीज़ें समय समय पर बदलती रहती हैं। इन सब को कंसीडर करते हुए RBI पॉलिसीज़ के मुताबिक 9 से 10 गुना राशि बैंक लोन में दे सकता है। अब हमारे उदाहरण में जमा राशि थी 10 करोड़, इसका मतलब 90 से 100 करोड़ रुपया बैंक दे सकता है। और जो बैंक का लेंडिंग रेट है, यानी बैंक जो अपने कस्टमर्स को देता है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, तो वो रेट ऑफ इंटरेस्ट आमतौर पर 8-8.5% हाउस लोन्स पर शुरू होकर 36% तक रहता है। ध्यान दीजिए, 8% से लेकर 36% तक, और पेनल्टीज अलग होती हैं डिफॉल्ट्स पर। इसका मतलब हम आसानी से ये प्रिज्यूम कर सकते हैं कि लगभग 20% इंटरेस्ट रेट पर ऑन एन एवरेज बैंक अपना जो भी लोन्स देता है वो इस रेट पर देता है। इसका मतलब यदि उसने 90 करोड़ रुपया लोन दिया, यानी 9 गुना, तो उसको प्रॉफिट यानी इंटरेस्ट से आय हुई 18 करोड़ रुपए की। और यदि उसने 10 गुना दिया यानी 100 करोड़ दिया, तो उसको आय हो गई 20 करोड़ रुपए की, जबकि देनदारी ब्याज के नाम पर उसकी कितनी है, मात्र 50 लाख रुपए। कहने का मतलब ये कि सफिशिएंटली हाई इनकम बैंक शाखाओं की, बैंक ब्रांचेस की होती है, जिसमें से वो आसानी से अपना खर्च निकाल पाते हैं। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा, किसी भी छोटी ब्रांच में भी आप जाएंगे तो कितने लोग होते हैं, एक ब्रांच मैनेजर होता है, एक कैशियर होता है, एक अकाउंटेंट होता है, एक
चपरासी कह लीजिए, 4th क्लास एम्प्लॉय, लगभग 4 या 5 का स्टाफ होता है, एक फील्ड ऑफिसर होता है, आमतौर पर 5 का स्टाफ होता है, या ज़्यादा लगाओ, 6 लगा लो, 7 लगा लो। उनकी सैलरी वगैरह लगाओ तो सैलरी का भी कैलकुलेशन आप करें तो काफ़ी कम बैठता है इन कंपैरिजन टू व्हाट दे आर अर्निंग फ्रॉम देयर कस्टमर्स। अब हम इसके बाद बात करते हैं उन विषयों पर जो मैंने फ्रॉड के इंस्टेंसेस, बैंकिंग फ्रॉड के इंस्टेंसेस, यानी फ्रॉड्स बाय बैंक इटसेल्फ, चाहे वो बैंक के द्वारा इंस्टीट्यूशनल वे में हो रहा हो और चाहे वो बैंक के एम्प्लॉयज़ द्वारा आपके साथ किया जा रहा हो, यानी उसमें कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई तीसरा व्यक्ति चूना लगा रहा हो, ऐसा नहीं है, बैंक के द्वारा आपके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। अब हम उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला इंस्टेंस मैंने बताया था रिकवरी एजेंट्स के माध्यम से, जिसमें जो पहला बिंदु था वो था इल्लीगल सीज एंड इल्लीगल सेल ऑफ योर व्हीकल और प्रॉपर्टी। कैसे है, मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। ऐसा उदाहरण है जिसको जानने के बाद मैं खुद काफ़ी देर तक सोचने के लिए मजबूर हो गया। एक कोई व्यक्ति है, मान लीजिए राम, हम नाम वैसे ही रख रहे हैं, राम नाम का एक व्यक्ति है। उसने वर्ष 2010 में एक मोटरसाइकिल फाइनेंस करवाई, लगभग 1050 या 1100, मान लीजिए 1100 रुपये से कुछ कम की उसकी मासिक किस्त थी। 24 किस्तें उसने बनवाई और हर महीने अदा करते हुए अपने बैंक अकाउंट से, ध्यान दीजिएगा, बैंक अकाउंट से, यानी वो झूठ भी नहीं बोल सकता, अपने बैंक अकाउंट से उसने ये 24 की 24 किस्तें अदा की, जिनमें से एक किस्त जो NBFC थी जिसने फाइनेंस किया था, उसने कहा कि एक किस्त आपकी बाउंस हुई है, तो उसने वो रुपया कैश में जमा करवा के उसकी रसीद ली। सौभाग्य की बात यह है कि उस राम ने अपनी वो सारी देनदारियों का ब्यौरा सबूत सहित अपने साथ संभाल कर रखा। 2012 में लोन पूर्णतया खत्म हो गया, 2011 में। अब 2011 में लोन खत्म हो जाने के 12 वर्षों बाद, ध्यान दीजिएगा, रिकवरी का जो लिमिटेशन पीरियड है वो भी लीगली मात्र 3 वर्ष का है। यानी जो अंतिम किस्त थी, उस अंतिम किस्त के ड्यू होने के पश्चात 3 वर्षों तक वो रिकवरी कर सकता है अधिकतम, उसके बाद नहीं कर सकता। परंतु उस NBFC ने क्या किया, सारा लोन भी अपना चुकता ले लिया था। उसके बावजूद उस NBFC के द्वारा कुछ मुस्टंडे, कुछ गुंडे, जो वो अधिकांश बैंक आजकल छोड़े रखते हैं रिकवरी एजेंट्स के नाम पर, उन्होंने उस राम के बेटे की मोटरसाइकिल जब वो कहीं जा रहा था तो रुकवाई और ज़बरदस्ती उससे छीन कर ले गए। और जब उसने पूछा तो सिंपली केवल ये कहा, कोई रसीद नहीं दी, कुछ नहीं, सिंपली ये कहा कि फलां जगह पर आकर ले जाना, तुम्हारी किस्तें ड्यू हैं। लड़के ने कई बार कहा कि हम सारा जमा करवा चुके हैं, आप अपने बैंक से कंफर्म कीजिए, मगर उन लोगों ने एक ना सुनी और ज़बरदस्ती वो मोटरसाइकिल छीन कर ले गए। जब राम को पता लगा तो राम ने जाकर कांटेक्ट किया कि भाई ये सबूत रहे और मैंने आपका सारा पेमेंट किया हुआ है बैंक का, तो आप कैसे मुझसे ये छीन सकते हैं। तो उन्होंने 2-3 दिन तो वैसे ही आनाकानी करके फलां आएंगे, वो बताएंगे, ऐसे करके निकाला। और उसके बाद जब 3 दिन बाद वो गया व्यक्ति राम, तो उसको बोले कि नहीं, अब तो हमारे पार्किंग चार्जेस ही काफ़ी ज़्यादा हो गए, वो दे दीजिए आप, और आपकी किस्त भी ड्यू है, वो दे दीजिए। कुल मिलाकर उन्होंने 4500 रुपये की राशि उससे मांगी। राम क्योंकि पहले ही अपना सारा पैसा अदा कर चुका था, 4500 का मतलब हो गया लगभग 4 किस्तों से भी ज़्यादा, तो उसने पुलिस में कंप्लेंट कर दी कि मेरी मोटरसाइकिल को ज़बरदस्ती नाजायज़ तरीके से मुझसे छीन कर ले गए हैं, जबकि उनका ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं बनता, और ये मेरे पास सबूत हैं। ये मेरे बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट है जिसमें से उनको रेगुलर पैसा गया है। एक जो मेरा जो चेक बाउंस हुआ था EMI का, उसकी एवज में मैंने ये कैश जमा करवाया था, जिसकी ये रसीद है। उसके साथ साथ उस समय यानी 2011 में NBFC ने एक लोन अकाउंट की स्टेटमेंट भी इशू की थी, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ था कि दिस लोन अकाउंट हैज़ बीन क्लोज्ड, यानी रिकवरी कंप्लीट हो चुकी है।
ये सारे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ पुलिस को राम ने दिखाए। मगर हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ये जो बड़े बड़े मगरमच्छ हैं फाइनेंशियल मार्केट में, यानी बैंक भी उसमें से आ गया, उन सभी की अंडरस्टैंडिंग लोकल पुलिस ऑफिसर्स के साथ रहती है, या ऑलमोस्ट मैं लगा देता हूँ ऑलमोस्ट सभी की। अब पुलिस ने कोई एफआईआर दर्ज नहीं की। जब एफआईआर दर्ज नहीं की और उधर से बाइक भी उसको नहीं मिल रही, तो राम ने जो पुलिस की हायर अथॉरिटीज़ हैं उनके पास यानी एसपी के पास कंप्लेंट की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। और राम का काम मोटरसाइकिल के बगैर चलता नहीं, एक लोअर मिडिल क्लास का व्यक्ति है। मजबूरन उसने जाके वो 4,500 रुपये भी ऑनलाइन उन लोगों को दे दिए, यानी एनबीएफसी को पे कर दिया। मगर वो मुस्टंडे, वो रिकवरी एजेंट्स, वो ये चाह रहे थे कि उनको कैश मिले, बट राम ने लीगल वे में एनबीएफसी को भुगतान कर दिया। इस कारण से उसकी मोटरसाइकिल, राम को उसकी मोटरसाइकिल फिर भी नहीं मिली। अब राम बेचारा इधर उधर पुलिस के पास, एसपी के पास चक्कर काट रहा है। और मीनवाइल क्या हुआ, ये बात है मार्च की। मार्च 2023 में पूरा पैसा अदा कर दिया। उसके बावजूद मई के लास्ट में, यानी मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, मई के लास्ट में उन लोगों ने इल्लीगली उस बाइक को सेल कर दिया और मात्र 16 साढ़े 16 हज़ार के आसपास, एग्जैक्टली मेरे को ध्यान नहीं है, इतनी राशि में उसको सेल कर दिया। और सारा पैसा 4500 रुपया तो वो रख लिया था जो जमा किया, सारी की सारी किस्तें एनबीएफसी पहले ले चुका। और उसके अलावा जो ये 16 साढ़े 16 हज़ार में बिकी, उसमें से भी लगभग 14,000 रुपया और उन्होंने रख लिया। यानी बाइक भी गई, जो पैसा उधार लिया था बैंक से वो भी सारा ब्याज समेत चुकता किया, 4500 रुपये अलग से चुकता किया और 14,000 रुपया उस बाइक की सेल प्रोसीड से गया। और लगभग 2,500 से कुछ कम का चेक बाई पोस्ट राम के पास एनबीएफसी ने भेज दिया कि आपकी मोटरसाइकिल बेचकर जो पैसा आया था उसमें से हमारा काटकर आपका मात्र ये लगभग 2,500 से कुछ कम, शायद 2400 साढ़े 2400 ऐसा कुछ, उसको भेज दिया चेक से। अब आप सोचिए, जिसने उधार दिया, जितनी राशि उधार दी, जो भी उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट थी, वो इंटरेस्ट रेट लगाकर पूरी रिकवरी करने के 12 साल बाद अचानक से इल्लीगली एक प्रकार से लूट करते हुए, रॉबरी करते हुए मोटरसाइकिल को छीनना और फिर इल्लीगल वे में उसको बेच देना, क्या ये फ्रॉड नहीं है? सभी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मेरे पास है। जो भी मुझे कोई बैंक या एनबीएफसी चैलेंज करना चाहे तो मैं वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस पेश कर सकता हूँ। एक उदाहरण। अब हम बात करते हैं दूसरे बिंदु। दूसरा बिंदु था रॉन्गफुल असर्शंस करके पैसे लेना, यानी रिकवरी एजेंट्स। आप में से भी बहुत से लोगों के पास रेगुलर फ़ोन कॉल्स आते होंगे कि आप इतना रुपया जमा कर दीजिए, और उसके साथ साथ कई असर्शंस भी आते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, मैं सभी केस हिस्ट्री से बता रहा हूं, एक भी जो मैं ये इंस्टेंसेस डिस्कस कर रहा हूं, जो बिंदु डिस्कस कर रहा हूं, उनमें से कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जिस पर कि केस एग्जाम्पल फैक्चुअल मेरे पास ना हो। तो इस बिंदु पर मैं जो उदाहरण दे रहा हूं उसमें क्या हुआ कि एक एग्जीक्यूटिव ने कॉल किया कस्टमर को, इसका नाम हम श्याम रख लेते हैं। तो श्याम को कॉल किया और बोली, लड़की थी, बोली कि आप ऐसा कीजिए, इकट्ठा पैसा भरने में आपको तकलीफ़ होगी, मैं आपकी जो पता नहीं 2 लाख या 3 लाख या 1 लाख राशि अलग हो सकती है, मेरे को एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, इतना इकट्ठा भरने में आपको समस्या होगी, तो मैं आपकी EMIs बना देती हूँ। शाम खुश हुआ, ईमानदार आदमी था, उसने कहा ठीक है जी, मेरे को भरना तो है ही, आप EMI बना दीजिए और बताइए कितने की बनेगी, मैं उतना भर देता हूँ और रेगुलर भरता रहूँगा। ये बात है जो एपिडेमिक आया था कोरोना, उस कोरोना काल के तुरंत बाद की। तो एग्जीक्यूटिव ने बोला कि आप ऐसा कीजिए, मैं EMI बना दूंगी, मगर हमारे बैंक के नियमों के मुताबिक अभी आपको कैसे भी करके एक मुश्त 20,000 रुपये जमा करना है। आप गौर कीजिएगा।
20,000 रुपया आपको एक मुश्त जमा करना है, उसके बाद आपकी ईएमआई बन जाएगी। शाम ने पूछा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, अभी मेरे पास नहीं है, मगर मैं कहीं से उधार उठाकर ये जमा कर देता हूँ, तो आप बताइए ईएमआई कितने की बनेगी। तो उस एग्जीक्यूटिव ने ईएमआई इतनी ज़्यादा कम की बताई कि लालच आना स्वाभाविक था। एग्जीक्यूटिव बोली कि ईएमआई आपकी मात्र 4,200 रुपये की बनेगी। शाम खुश। शाम ने कहा ठीक है, मुझे बताइए कि कब भरना है, कैसे भरना है। तो एग्जीक्यूटिव ने कहा मैं आपको एक लिंक भेजती हूँ, उस लिंक पर आप पैसा जमा कर दीजिए। शाम तैयार हो गया, मगर क्योंकि उसको कहीं से उधार उठाकर तब भरना था, इसलिए वो इमीडिएटली नहीं भर सका। और इससे पहले कि वो पैसे जमा करवाता, दूसरी एग्जीक्यूटिव की कॉल आई। उसने फिर वही अच्छी अच्छी बातें की, उसने भी ईएमआई का ऑफर दिया, परंतु उसने कहा आपको 25,000 रुपया भरना पड़ेगा। अब शाम कंफ्यूज हो गया कि अरे फला मैडम ने तो कहा था कि 20,000 भरना पड़ेगा, आप 25 कह रही हैं। तो उसने फ़ोन काटकर वापस से पहली वाली जो एग्जीक्यूटिव थी, यानी ए नाम रख लेते हैं उसको, मिस ए को कॉल किया कि जी ऐसे ऐसे मिस बी का अभी कॉल आया, वो तो मेरे को अलग बता रही हैं, क्या मतलब है। तो ए ने कहा आप ऐसा कीजिए, मिस बी को दोबारा कॉल करके कहिए कि मिस ए ने मेरे को अलाउ कर दिया है कि मेरे को सिर्फ 20,000 भरना है और मेरी 4200 की इंस्टॉलमेंट बनानी है, और आप चाहो तो उसे कॉन्फ्रेंस पर ले लीजिए। अब आप देखिए दोनों एक जगह से कॉल कर रही हैं। शाम ने कॉन्फ्रेंस पर लिया मिस बी को, और तीनों ने आपस में बात की, और बी ने हाँ भर दी कि ठीक है, मिस ए जो कह रही हैं वो मेरी सीनियर है, अलाउड। और ऐसे करके शाम को ये विश्वास दिला दिया कि मिस्टर शाम को वो पैसा जमा करवा देना चाहिए। शाम ने कहीं से इधर उधर से अरेंज किया, 20,000 रुपया जमा कर दिया, और उन्होंने कन्फर्मेशन दे दिया फ़ोन पर, मोबाइल पर बोलते हुए कि ठीक है, आपकी 4200 रुपये की किस्त हो गई। शाम ने समझदारी दिखाते हुए उनकी जो भी चैटिंग के माध्यम से या फ़ोन कॉल के माध्यम से जो बातचीत हुई थी उसको रिकॉर्ड कर लिया। अब 2 महीने बाद शाम को फिर से कॉल आनी शुरू हो गई। शाम ने कहा अरे मेरी तो 4200 की किस्त थी, मैंने वो भर भी दी, यानी 20,000 पहले दे दिया था, पिछले महीने 4200 जमा करवा दिया, अब मैं जब रेगुलर जमा करवा रहा हूँ तो आप कैसे मांग रही हैं पैसे। तो अब ए और बी ने कॉल नहीं किया, अब किसी मिस सी ने कॉल किया, और उसने कहा कि आपकी कोई ईएमआई नहीं बनी है, और आपने जो 20,000 जमा किया था वो आपके खाते में जमा कर दिया, इसलिए आप कुछ कह भी नहीं सकते, भले ही आप उधार उठा कर लाए हो चाहे कैसे भी लाए। अब शाम के सामने समस्याएं क्या थी आप देखिए, और फ्रॉड मैं इसको क्यों कह रहा हूं। क्या मैं या कोई भी बैंक किसी भी व्यक्ति से, अपने कस्टमर से झूठ बोलकर, यानी झूठे वायदे करके पैसा ले सकता है? और यदि कोई लेता है तो क्या वो फ्रॉड नहीं है? मान लीजिए, बैंक को भूलिए, मैं आपसे झूठ बोलकर पैसा मांग लूं कि आप मुझे 20,000 रुपया दे दीजिए और मैं आपका फला काम कर दूंगा, जबकि मेरी कोई मंशा नहीं है वो फला काम करने की, राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। तो क्या ये 420C की डेफिनेशन में नहीं आया? इस प्रकार का फ्रॉड इस कोरोना काल के बाद विशेष तौर पर सामने आए हैं, और काफी संख्या में आए हैं। तीसरा बिंदु है कि फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को इलीगल अनऑथराइज्ड कॉल्स कर करके आपकी इज्जत को खराब करना। मेरे पास ऑनलाइन बहुत से ऐसी शिकायतें आती हैं कि फला बैंक के रिकवरी एजेंट्स जो हैं उन्होंने मेरे फला दोस्तों को, मेरे रिलेटिव्स को, मेरे इन लॉज को फ़ोन कर करके धमकी दी हैं, मेरे बारे में अपशब्द कहे हैं, उल्टा सीधा बोला है, उन पर दबाव बनाते हैं कि आप दबाव बनाएं मिस्टर राम श्याम, अब कोई भी नाम रख लीजिए, सुरेश रख लीजिए, मिस्टर सुरेश पर, कि वो हमारा पैसा दे, इतना पैसा हमारा उसकी तरफ बकाया है, यदि नहीं देगा तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। और एक केस तो मेरे सामने ऐसा भी आया जिसमें लड़की को उठा ले जाने की धमकी दी थी। आप सोचिए ये कैसे बैंक हुए? क्या बैंक का काम ये है? अगर एक साधारण व्यक्ति इस प्रकार का काम कर दे तो उसके खिलाफ तुरंत पर्चा FIR दर्ज हो जाती है। और ये जो कंज्यूमर, ये कस्टमर जो बैंक के थे, इन्होंने बैंक को भी लिखित में शिकायत की कि आपके रिकवरी एजेंट्स मेरे साथ ऐसा ऐसा कर रहे हैं, इस प्रकार की धमकियां दे रहे हैं घर में घुसकर।
पुलिस के पास गया, ना पुलिस ने कोई एक्शन लिया, ना बैंक ने कोई एक्शन लिया, और लगातार इस प्रकार के इंस्टेंसेस उसके साथ होते रहे। और जवाब में कोई बात आती तो केवल इतना कि आप अपना पैसा देते क्यों नहीं। आप सोचिए, क्या अगर कोई व्यक्ति अपनी फाइनेंशियल हार्डशिप्स के कारण जो पैसा उसने लिया, जिसमें से आधा पड़ता उसने वापस कर भी दिया, जो बची हुई राशि है अगर उसकी इंस्टॉलमेंट्स वो रेगुलरली नहीं दे पा रहा है, तो क्या आप उसकी लड़की उठा ले जाएंगे? क्या आप उसको इस प्रकार की, इस हद तक की गिरी हुई धमकियां देने लगेंगे? क्या फ़ोन करके उसके रिलेटिव्स को, उसके फ्रेंड्स को गालियां देंगे? क्या उन फ्रेंड्स और रिलेटिव्स ने वो लोन लिया था? सोच का विषय है, क्योंकि बैंक है, क्योंकि सिविल मैटर है। हालांकि सिविल मैटर में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हुई हैं, उसके बावजूद मैं इसको भी एक प्रकार के फ्रॉड का नाम देता हूँ। वो लोग बैंक के एम्प्लॉइज़ बनकर कॉल करते हैं, बैंक के एम्प्लॉइज़ बनकर आपके घर धावा बोलते हैं, बैंक के एम्प्लॉइज़ दर्शाकर अपने आप को, तब आपको धमकियां देते हैं, आपसे पैसा मांगते हैं। तो अगर मान लीजिए ए अपने आप को बी दर्शाकर कोई काम करे, रिकवरी करे, पैसा ले, उधार ले, कुछ भी करे, तो क्या वो फ्रॉड नहीं है? फ्रॉड बाय इम्पर्सिनेशन। तो ये तीसरा बिंदु हुआ। अगला हमारा विषय था आर्बिट्रेशन प्रोसेस का दुरुपयोग करते हुए फ्रॉड करना। ये 3 प्रकार से मैंने बताए थे। पहला था गोल्ड लोन्स। उदाहरण के साथ बताऊंगा। महाराष्ट्र के एक जिले में, जिले का नाम नहीं बताऊंगा और क्लाइंट्स का, कस्टमर्स का, विक्टिम्स का नाम भी नहीं बताऊंगा, बट एक ही जिले के बारे में बता रहा हूं। पूरे हिंदुस्तान भर में कितने ऐसे केसेस होते होंगे आप अंदाजा लगाइए। किसी व्यक्ति ने लगभग 300-400 ग्राम गोल्ड बैंक के पास गिरवी रखा। ये बात है शायद 2006 के आसपास की। गोल्ड गिरवी रख दिया, कुछ पैसा उधार ले लिया। उस समय जो गोल्ड की कीमत थी, मान लीजिए 20 तोला हुआ, उस समय शायद 30,000 के आसपास या 25,000 ऐसी कुछ गोल्ड की कीमत थी। 30,000 का हिसाब लगाएं तो 20 तोला की 6 लाख रुपये बना। जाहिर सी बात है 6 लाख से कम ही उधार दिया होगा बैंक ने, क्योंकि लोन अगेंस्ट गोल्ड जो है उसमें आमतौर पर 70% तक बैंक देता है। यानी ये जो अमाउंट बनी 6 लाख, तो 6 लाख का 70% यानी लगभग 4 लाख रुपए के आसपास उसको उधार दे दिया। कुछ उधार वापस चुकाई उस व्यक्ति ने, मान लीजिए मिस्टर एक्स, उसने वापस चुकाई। उसके बाद समय उसका शायद खराब आया, वो उधार जो किस्तें वगैरह थी वो नहीं दे पाया। उसके सामने बिल्कुल सिंपल सा था कि भी मैंने गोल्ड दिया हुआ है, अगर मैं पैसा नहीं दे पाया तो गोल्ड को वो बेचेंगे बैंक वाले और बेच के अपना पैसा वसूल कर लेंगे, तो वो निश्चिंत था। बैंक ने यही किया, गोल्ड बेच दिया, पैसे की रिकवरी हो गई। मगर लगभग 10 वर्षों के पश्चात, शायद 2016 या 17 का केस है, लगभग 10 वर्षों के पश्चात बैंक ने इल्लीगल आर्बिट्रेशन करवाकर, इल्लीगल आर्बिट्रेशन कैसे? नियम यह है कि आर्बिट्रेशन यदि करवाना हो तो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल नियुक्त करते समय दोनों पक्षों की सहमति होनी ज़रूरी है। उसके लिए उस जो कस्टमर है उसको बैंक द्वारा नोटिस भेजा जाता है, अपॉइंटमेंट का नोटिस जाता है, और जो सीट ऑफ आर्बिट्रेशन है वो भी उसी ज़िले में होनी अनिवार्य है जिस ज़िले का रहने वाला वो व्यक्ति है। मगर बैंक ने लगभग 500, 600, 700 किलोमीटर दूर गुपचुप तरीके से एक आर्बिट्रेटर नियुक्त किया। उस आर्बिट्रेटर के साथ क्या उनकी अंडरस्टैंडिंग थी ये तो वही जाने, मगर फटाफट तरीके से आर्बिट्रेटर ने भी बगैर नोटिस दिए कस्टमर को उसमें अपना अवार्ड पास कर दिया। और अवार्ड भी कितने का? 12 लाख रुपए का। 4 लाख रुपए लिया था, लगभग आधा या उससे कुछ कम उसने अदा भी कर दिया। उस जो पैसा लिया था उससे 1.5 गुना का गोल्ड उसने उस समय गिरवी रखा था, लगभग 20 तोला। उस 20 तोला की वर्तमान समय में कीमत 20 तोला गुना 55,000, 11 लाख रुपए बैठती है। और बैंक
लगभग 12 लाख रुपए कैसे बनाए? पेनल्टी पर पेनल्टी, ब्याज पर ब्याज, उल्टे सीधे तरीके से लगा के कैलकुलेट करके, और जो उसने सोना रखा था उसको गायब कर दिया। इसे लोन अगेंस्ट गोल्ड की बजाय पर्सनल लोन दिखा दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी बढ़ा दिया। और ये करके जो स्टेटमेंट ऑफ क्लेम आर्बिट्रेटर के सामने रखा, आर्बिट्रेटर ने ज्यों का त्यों उसको पास किया। अवार्ड पास करके उस अवार्ड की एग्जीक्यूशन के लिए उस मिस्टर एक्स के जो होम टाउन था, जो उसका जिला था, जिस जिले का रहने वाला था, उस जिले की सेशन कोर्ट में बैंक ने एग्जीक्यूशन फाइल कर दिया। एग्जीक्यूशन में तुरंत अटैचमेंट के नोटिस जारी हो गए। किस चीज के लिए? कि उस मिस्टर एक्स के घर में जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी आपको नजर आए वो सब अटैच की जाती है। उसको जाओ, रिकवर करो, नीलाम करो, और नीलाम करके जितना पैसा मिल जाए वो तो ले लो, बाकी का बाद में देखेंगे। अब आप सोचिए, एग्जीक्यूशन में जो जेडी है, जजमेंट डेटर, यानी अवार्ड जिसके खिलाफ पास हुआ है, यानी आप मिस्टर एक्स कस्टमर, उसकी पावर्स बहुत सीमित हैं। अब उन सीमित पावर्स के तहत वो व्यक्ति जिसको अचानक से सीधा ये नोटिस लेकर बैंक वाले पहुंच जाएं कि लो भी घर में आपका जो भी फर्नीचर है निकालो, आपका टीवी निकालो, आपका फ्रिज निकालो, आपका एसी निकालो, सब बाहर निकाल कर नीलाम करेंगे। मोहल्ले में जो आपकी साख थी, जो इज्जत थी, वो तार तार हो जाए। क्या स्थिति है ये? क्या आपने इसलिए लोन लिया था, और वो भी अपने घर का सोना गिरवी रख के, और बैंक वो सोना भी खा जाए और ऊपर से रिकवरी भी निकाल दे, और रिकवरी के बाद अवार्ड भी इलीगली पास करवाए, इलीगल वेज में आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनाकर आपके घर से 1500 किलोमीटर दूर, या 1000 किलोमीटर दूर, या 500 किलोमीटर दूर। क्या मतलब है इसका? ये भी एक प्रकार का फ्रॉड है, जिसमें कोई तीसरा व्यक्ति शामिल नहीं है, बल्कि ये खुद बैंक द्वारा इंस्टीट्यूशनल वे में किया जाता है। और एक आधा बैंक नहीं, लगभग सभी बैंक, मेरे पास कितने ही ऐसे एग्जाम्पल हैं। कोई बेंगलुरु का है तो उसका आर्बिट्रेशन वो अहमदाबाद में करवाते हैं, सूरत में करवाते हैं। कोई मान लीजिए मध्य प्रदेश भोपाल का है, उसका करवाते हैं ले जाके कैलकाटा में। मैंने एक केस ये भी देखा, हैदराबाद का व्यक्ति, और उसकी आर्बिट्रेशन करवा रहे हैं वो कैलकाटा में। कोई और नीचे का व्यक्ति है, आंध्रा में नहीं, कर्नाटका में था शायद, कर्नाटका का व्यक्ति है, उसकी आर्बिट्रेशन करवा रहे हैं गुड़गांव में, एनसीआर, दिल्ली एनसीआर में। कितनी दूर! और यहाँ नॉर्थ इंडिया का जो बंदा है, हरियाणा का भी केस है, पंजाब का भी केस है, उनकी आर्बिट्रेशन करवाई जा रही है चेन्नई में। कमाल देखिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति अपने लोन की ईएमआई को समय पर अदा नहीं कर पा रहा है, उस व्यक्ति को मजबूर करना इस चीज के लिए कि वो 2000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर या 800 किलोमीटर दूर बार बार जाए, आर्बिट्रेशन में पार्टिसिपेट करे, और उसके बाद जो भी अवार्ड पास हो उसको फेस करे। क्या ये पॉसिबल है? इतनी दूर जाकर बार बार जाना, वहां जाकर अनजान जगह पर वकील करना, या खुद जाकर, अगर मान लीजिए कोई अनपढ़ है, ठीक से पढ़ा लिखा नहीं है, और यदि पढ़ा लिखा भी है तो जरूरी नहीं कि उसको कानून का पूरा ज्ञान हो, कैसे करेगा? एक प्रकार का फ्रॉड करके उस व्यक्ति को मजबूर किया जा रहा है कि वो मजबूरन बैंक जैसा कहे, चाहे वो एथिकल हो, अनएथिकल हो, चाहे वो लीगल हो, चाहे इलीगल हो, उसको वो मानने के लिए बाध्य हो जाए। क्या ये फ्रॉड नहीं है? और ये फ्रॉड भी बैंक द्वारा इंस्टीट्यूशनल वे में किया जा रहा है। अगला इसमें जो बिंदु है वो है एक्ट के प्रोविजंस के खिलाफ जाकर गलत प्रोसीजर और गलत जगह आर्बिट्रेशन करवाकर आपको नाजायज रूप से मजबूर व बेइज्जत करने के मामले। वैसे पहला बिंदु क्लियर करते करते मैंने चूकवश इसको भी एक्सप्लेन कर दिया। कानून ये कहता है कि आप जिस जिले के रहने वाले हैं वहीं पर आर्बिट्रेशन होना चाहिए। आर्बिट्रेटर नियुक्ति में आपकी सहमति होनी चाहिए। अगर आपकी सहमति नहीं है या आप चुप्पी रखते हैं तो फिर हाई कोर्ट से अपॉइंटमेंट होना चाहिए। मगर इन सब प्रोविजंस का कोई फॉलो नहीं किया जाता। ऐसी एक प्रोविज़न है कि जो प्रोसीजर है, क्योंकि सीपीसी लागू नहीं है इसमें,
तो प्रोसीजर क्या होगा आर्बिट्रेशन के दौरान, ये भी पहले से आपकी सहमति लेकर डिसाइड होना चाहिए, यानी कंसेंसस, दोनों की सहमति से। ऐसा कुछ किया ही नहीं जाता, और बिना इन प्रोविजंस को फॉलो किए आपके यहाँ से बहुत दूर कार्रवाई की जाती है, चोरी छिपे की जाती है। मोस्ट ऑफ द केसेस में इवन जो नोटिसेस हैं वो थोड़ा गलत एड्रेस डालकर उसकी रसीद रख ली जाती है, वो नोटिस कभी आप पर पहुंचता नहीं। इस प्रकार के इंस्टेंसेस ये भी फ्रॉड की ही श्रेणी में आते हैं और खुद बैंक करता है। उसके बाद इलीगल आर्बिट्रेशन के आधार पर आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी नीलाम करना, ये भी मैंने इसके अंदर वैसे इशारा कर दिया, बता दिया था। अवार्ड इलीगल वे में पास करवा लिया, उसके बाद एग्जीक्यूशन में चले गए, वहाँ से आपके खिलाफ अटैचमेंट एंड सेल का ऑर्डर पास करवा लिया कोर्ट से, और उसके बाद आपकी बेइज्जती तो होनी ही है जब आपके घर जाकर कोई बैंक के अधिकारी या कोई भी रिसीवर वगैरह जाकर सारी प्रॉपर्टी निकालेंगे मूवेबल्स, और मोहल्ले कॉलोनी के बीच में सभी के सामने उसकी नीलामी होगी। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं इस प्रकार का फ्रॉड ये बैंक वाले आजकल लगातार कर रहे हैं। अगला बिंदु, अगला विषय है चेक बाउंस केसेस में कानून के प्रोविजंस का मिसयूज करते हुए फ्रॉड। देखिए, पहले माले में मैंने ये बोला था आर्बिट्रेशन में कि इलीगल वे में, यहाँ मैं इसे इलीगल नहीं कह रहा हूँ कि दिस इज लीगल, बट दिस इज बेसिकली मिसयूज ऑफ प्रोविजंस ऑफ लॉ। कौन सा प्रोविजन? चेक बाउंस के मामले में ये प्रोविजन है, पहले भी था, बीच में कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट ने प्रयास किया था इस प्रकार के केसेस देखते हुए उसको बदलने का, मगर लेजिस्लेशन फिर से आया, कानून दोबारा से एक्ट बना, और एक्ट बनने के कारण फिर से वही पुरानी व्यवस्था बन गई कि जिस जगह पर चेक बाउंस हो उस जगह की कोर्ट्स को ज्यूरिसडिक्शन होता है। आम आदमी के संदर्भ में तो ये प्रोविजन बिल्कुल सही है, मगर बैंक जिसके ऑफिसेज समझ लो ना सिर्फ पूरे हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान से बाहर दूसरे देशों में भी हैं, वो बैंक, मान लीजिए आप सतारा के रहने वाले हैं, सतारा में आपने कोई लोन लिया, उस लोन की एवज में 4 चेक आपने दे दिए, उन चेक्स में केवल साइन किए जाते हैं, ना डेट डलती है, केवल बैंक का नाम लिखते हैं योरसेल्फ, और ना ही उसमें अमाउंट डाली जाती है, सिक्योरिटी चेक्स के रूप में। अब आप किसी कारणवश कोई एक EMI नहीं पे कर पाए, या 2 नहीं पे कर पाए, या 3 नहीं कर पाए, बैंक वाले क्या करते हैं, आप रहने वाले सतारा के हैं और वो बैंक पंजाब के किसी कोने में जहां उसकी ब्रांच है वहां उस चेक को डालता है भर के, और राशि भी जितनी ड्यू बनती है उससे डबल या उससे भी ज़्यादा राशि भरता है उसमें, और NI एक्ट के प्रोविज़न के मुताबिक जितनी राशि चेक में भरी हुई है, चेक अमाउंट जिसको कहते हैं, उससे डबल दिलाए जाने का प्रोविज़न है। यानी मान लीजिए 10,000 की आपकी किस्त थी एक, और 10 या 30,000 रुपया 3 किस्तों में आपका ड्यू हुआ, और 30,000 की बजाय बैंक ने उस चेक में भर दिया 75,000, 75,000। 3 किस्तें प्लस उसके ऊपर पेनल्टीज प्लस में पिनल इंटरेस्ट रेट, ये सारा जोड़ जाड़ के उसने बना दिया 75,000, चाहे लीगल है चाहे इलीगल है। और इस 75,000 रुपए के चेक को आपके खिलाफ पंजाब के किसी जगह पर अपनी शाखा में बाउंस करवा लिया। अब देखिए, शाखा सतारा में भी है जहां आप रहते हैं, मगर सतारा में बाउंस नहीं करवा रहा, वो आपसे 1000, 1500, 2000 किलोमीटर दूर पंजाब में उसको बाउंस करवा रहा है। और फिर आपके पास पहले नोटिस टू अपीयर आता है, आप नहीं जाते, फिर बेलेबल वारंट आता है, नहीं जाते, फिर नॉन बेलेबल वारंट आता है। क्या करेंगे आप? क्या आप मजबूर नहीं हो जाते कि आप चुपचाप बैंक को वो 75,000 रुपये दें, भले ही वो नाजायज रूप से चार्ज कर रहा है, या वहां जाकर जेल में बंद हो, या वहां जाकर इस 75,000 रुपये के लिए एक अनजान शहर में बार बार, क्योंकि ये फौजदारी का मामला है, लगभग हर एडजोर्नमेंट पर, हर तारीख पर आपको कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ता है। आप कितनी बार जाएंगे? मजबूर हैं। इसे मैं कहूँगा मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ, मिसयूज ऑफ लीगल प्रोविजंस ऑफ लॉ। यानी कानूनन हम देखें तो सही है, परंतु अनएथिकल है, इमोरल है, और जानबूझकर किया जाने वाला मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ है। और टेक्निकली
यदि हम देखें तो मिसयूज ऑफ प्रोसेस ऑफ लॉ भी वास्तव में फ्रॉड ही कहलाता है। अगर मान लीजिए हम कोर्ट को सही तथ्य ना बताएं और गलत तथ्यों के आधार पर कोई कार्य करें या कोर्ट से करवाएं तो वो भी फ्रॉड की श्रेणी में आता है। तो मैं इसलिए इसको भी फ्रॉड कहूंगा। अगला है सीनियर सिटीजन्स के साथ बैंक्स द्वारा किए जाने वाले फ्रॉड। 4 प्रकार के। पहला एफडीआर संबंधी। मैं किसी मामले में हरियाणा के भिवानी जिले में गया था। वहाँ जो DCDRC है यानी जिला उपभोक्ता डिस्प्यूट्स डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन, जिसे हम उपभोक्ता न्यायालय या उपभोक्ता आयोग कहते हैं, वहाँ गया था। मेरे समक्ष 3 केसेस ऐसे आए, तीनों PNB बैंक के थे और दूसरे बैंकों में भी हो सकते हैं, जिसमें कि जो शिकायत करता था यानी बैंक का कस्टमर FDR ओरिजिनल उसके पास थी, परंतु बैंक ने उसी नाम के किसी अन्य व्यक्ति को बिना FDR ओरिजिनल लिए, बिना कोई एफिडेविट लिए, बिना उसके रेजिडेंस का प्रूफ लिए, सिर्फ एक अंगूठा लगवाकर उसको वो पेमेंट उसकी तीनों FDR का दे दिया था। अब वो बेचारा काफ़ी समय तक चक्कर काटता रहा। पहले बैंक के एम्प्लॉयज़ उसको घुमाते रहे, चक्कर कटवाते रहे और बोले ये देखो ये हमारे पास वाउचर है, इसमें अंगूठा लगा हुआ है और ये आपकी ये मिलान कर लो, FDR का नंबर लिखा हुआ है और ये हम भुगतान फला डेट को 1 साल पहले ही कर चुके हैं, आप आज कैसे आ गए। आप सोचिए क्या बीतेगी। हम और आप अपनी कड़ी मेहनत की कमाई से जो पैसा बचाते हैं वो बैंक खाते में जमा करवाते हैं और उस कमाई का वो हिस्सा जो हमें लगता है कि हम सेफ रखना चाहते हैं लंबे समय के लिए, उसको हम FDR करवाते हैं ये सोचकर कि बैंक में मेरा पैसा सुरक्षित है, कोई लुटेरा इसे लूटेगा नहीं। मगर जिस पर भरोसा किया, यदि वही आपके उस पैसे को उड़ा ले, यानी अमानत में खयानत, क्रिमिनल लॉ का प्रोविजन है इसके ऊपर, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, साफ साफ प्रोविजंस हैं। वो आपके खिलाफ ऑफेंस कमिट कर रहा है, उसके बावजूद उसके खिलाफ पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई करने की बजाय इसको सिविल मैटर बताकर उसको बार बार चक्कर काटने पर मजबूर किया जा रहा है। क्या करेगा ऐसा? और ये अकेला एग्जाम्पल नहीं है। एक और केस में एक गरीब बूढ़ी महिला, उम्र शायद उसकी उस समय मेरे ख्याल से 77-78 साल के आसपास, उसकी FD जो कि पिछले करीब 4-5 साल से लगातार, नहीं शायद ज़्यादा से 2010 से भी पहले की थी, उसके हस्बैंड की डेथ हुई थी 2011 में, तब से बस वो लगातार वो रिन्यू करवाते ऐसे चली आ रही थी। और कुछ समय से जब वो बैंक नहीं गई तो बैंक वालों ने क्या किया कि कोई, मान लीजिए उसका नाम कमला है तो कोई मिसिज कमला नाम दिखाकर अंगूठा पता नहीं खुद लगाया या कोई सच में कमला आई थी, कोई उसका प्रूफ नहीं कि भाई कमला कौन थी, वो FDR नहीं, बगैर FDR ओरिजिनल लिए हुए और केवल अंगूठे के निशान के आधार पर उसको वो सारा पैसा दे दिया। उस महिला ने, जो कि अपाहिज भी थी, बेचारी ने ना जाने कितने चक्कर उस बैंक के लगाए। जब उसको पैसा नहीं मिला तो हार के वकीलों की शरण में आई और जब बैंक के मैनेजर और कैशियर के खिलाफ FIR लॉन्च करने की नौबत आई, तब बैंक के मैनेजर ने फोन करके उसे कहा कि कोई बात नहीं, आ जाओ सेटलमेंट कर लेते हैं। आप सोचिए, अगर बैंक के कर्मचारी, बैंक का मैनेजर, बैंक का अकाउंटेंट, बैंक का कैशियर अगर ये ईमानदार थे तो क्यों सेटलमेंट के लिए बुला रहे थे? और सिर्फ बुलाया नहीं, बल्कि जब वो महिला गई तो उसको टिल डेट, उस दिन तक का पूरा ब्याज देकर उसको हाथ जोड़कर विदा किया ताकि केस दर्ज ना हो।
और जो लोग अनपढ़ हैं, जिन्हें FIR का ज्ञान नहीं है या जिनके पास इतनी पहुंच नहीं है, इतनी समझ नहीं है और पुलिस ऑफिशियल्स उसकी FIR लॉज नहीं करते हैं, उनके साथ क्या बीतती है। तो इस प्रकार से खासकर बुजुर्गों के मामले में ये ज़्यादा होते हुए देखा गया है, क्योंकि बैंक वाले ये मान लेते हैं कि शायद ये बुजुर्ग मर खप गया होगा, अगर इस पैसे को गायब भी करते हैं तो कुछ नहीं बिगड़ने वाला। ना जाने कितने बुजुर्गों के साथ इस प्रकार के फ्रॉड्स बैंक एम्प्लॉयज़ के द्वारा किए जा रहे हैं। ये बैंक द्वारा नहीं किया जा रहा, ये बैंक एम्प्लॉयज़ द्वारा किया जाने वाला फ्रॉड है। दूसरा है सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स के तहत मिलने वाली पेंशन्स के बारे में। किसी बुजुर्ग की, और ये तो आम देखने में आ रहा है, किसी बुजुर्ग की मोदी जी ने एक प्रोविज़न कर दिया कि अब पेंशन राशि सीधे खाते में जाएगी, अकाउंट में जाएगी। बहुत अच्छा किया उन्होंने, सभी के जनधन खाते खुल गए। मगर ऐसा होने के बावजूद क्या हो रहा है आम आदमी के साथ, खासकर बुजुर्गों के साथ। वो जाते हैं, मान लीजिए उनकी 3 पेंशन्स जमा हैं, ज़्यादा तो मिलती नहीं, मान लो 2-2 हज़ार रुपये लगा लीजिए, 6,000 जमा हैं। वो बेचारा बुजुर्ग जब 6,000 लेने अपनी तीनों पेंशन राशियाँ निकलवाने जाता है तो उसको कह दिया जाता है, देखो बाबा मार्च की नहीं आई, या अप्रैल और मई की ले जाओ, जबकि जमा है तीनों। अब आम तौर पर हमारे हिंदुस्तान में जो बुजुर्ग हैं आज के समय में, उनमें से अधिकांश ऐसे हैं जो कि या तो पढ़े लिखे नहीं हैं, या फिर उनकी नज़रें जवाब दे गई हैं, या शरीर में इतनी ताकत, इतना उत्साह नहीं बचा है कि वो किसी ज़्यादा छानबीन कर सकें, और छानबीन करने की कोई कोशिश भी करे तो वो कोई डिटेल्स देते नहीं हैं। आमतौर पर ऐसे मामलों में जो पासबुक हैं उसको भी वो अपडेट करके नहीं देते हैं, ताकि कोई उनका मामला खुल ना जाए। अब वो मार्च की छोड़कर अप्रैल मई की ले आया, उसके बाद हर महीने कई महीनों तक लगातार उसको पेंशन हर महीने की मिलती रही, यानी मार्च की 1 महीने की पेंशन उसकी गायब हो गई। एक ऐसा मसला, यानी पेंशन में गड़बड़ी करने का मसला, ऐसे मसले में हरियाणा के अंदर एक अधिकारी, शायद IAS रैंक के या PCS रैंक के थे, 5 करोड़ रुपए के गबन का मामला निकल कर आया है। वहां किसी की शिकायत पर छानबीन हुई तो मामला सामने आ गया। मगर मैं कितनी ही जगहों के इस प्रकार के केसेस के बारे में जानकारी रखता हूं, जहां पर कि बुजुर्गों के साथ ऐसा लगातार किया जा रहा है, और इसमें बैंक के कर्मचारी इन्वॉल्व। तीसरा है कि पेंशन राशि को अपनी इच्छानुसार खर्च ना करने देने से संबंधित। सरकार ने मान लीजिए मुझे पेंशन दे दी, तो अब ये मेरा हक है कि मैं डिसाइड करूं कि मैं उस पेंशन की राशि को कब खर्च करूं, कितना खर्च करूं, और जो बचा हुआ है, चाहे वो पूरे की पूरी राशि उस महीने की बची हुई है, चाहे मैं उसको बैंक में रखूं, चाहे कैश अपने पास जेब में रखूं, ये तो मेरा निर्णय है ना। बैंक बनाए किस लिए गए हैं? कैश को जमा करवाने के लिए। तो अगर मान लीजिए कोई बुजुर्ग अपनी 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने की राशि नहीं निकालता और जैसे तैसे अपना काम चलाता है, ये सोचकर कि उसे अपना कोई खास इलाज करवाना है, उसमें इकट्ठे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, या उसकी बेटी को किसी काम के लिए इकट्ठे पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, या कोई भी जो भी उसकी प्लानिंग है, और ये सोचकर वो अपनी पेंशन राशि को जमा रखता है बैंक खाते में। बैंक वाले क्या करते हैं? सरकारों ने एक नियम बनाया हुआ है, वो बनाया तो कुछ और सोचकर था, मगर उसका मिसयूज हो रहा है। वो नियम क्या है कि अगर मान लीजिए 3 महीने तक कोई बुजुर्ग अपनी पेंशन को ना निकलवाए, तो लाइव सर्टिफिकेट लिए बगैर उसको पेंशन ना दी जाए। क्योंकि बहुत से बुजुर्ग ऐसे भी हैं जो खुद चल फिर नहीं पाते, तो उनकी जगह उनका कोई जानकार जाकर पैसे निकाल कर लाता है। आजकल ये प्रोविजन है। तो सरकार ने ये सोचकर कि कोई व्यक्ति मिसयूज ना करे कि भी कोई बुजुर्ग जिसकी पेंशन थी वो एक्सपायर हो गया, फिर भी उसका बेटा, पोता, कोई भी या बहू वो जाकर लगातार महीने की महीने पेंशन ले रही है, तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये किया था सरकारों ने कि 3 महीने तक की पावर तो जो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर होता है उसको दे दी कि अगर कोई नहीं निकालता तो आप 3 मंथ्स तक अलाउ कर सकते हैं। उससे आगे के लिए अलाउ करने की पावर किसको है, इसके बारे में जो गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शंस हैं वो साइलेंट है।
अब मान लीजिए किसी बुजुर्ग को पता नहीं था, 6 महीने की राशि उसने निकाली नहीं या 1 साल की नहीं निकाली, चाहे जानबूझकर चाहे मजबूरी में, हो सकता है कोई बीमारी के चलते हुए या कोई एक्सीडेंट हो गया, कोमा में चला गया, कोई भी कारण। अब उसके चलते हुए मान लीजिए उसने साल भर की या 6 महीने की या 10 महीने की पेंशन नहीं निकाली, तो बैंक वाले उस पर कुंडली मारकर बैठ जाते हैं। जब वो बैंक में जाता है तो बैंक अधिकारी कहते हैं कि आप डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर है, वहाँ जाइए, उनसे लिखवा कर लाइए। जब वो डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिसर के पास जाता है तो वहाँ से उसको पैगाम मिलता है कि भाई मुझे तो पावर से 2 महीने की है, 3 महीने की है, मैं लिख कर नहीं दे सकता। अब वो क्या करे, जबकि बैंक वालों को पावर है कि वो ये देख कर कि बेनिफिशियरी जीवित है, चाहे तो उससे कोई अंडरटेकिंग लेकर, कोई उससे जिस प्रकार की लैंग्वेज में वो चाहें उस प्रकार का कोई भी डॉक्यूमेंट लेके, उसका आईडी प्रूफ लेके, किसी 2 आदमी 4 आदमी की विटनेस लेके, यानी ये कंफर्म करके कि ये वही व्यक्ति और जीवित है, उनको अधिकार है कि उसके जो अकाउंट है, अगर उन्होंने डोरमेंट भी कर दिया, अगर 1 साल से ज़्यादा भी समय गुजर गया है, तो भी उस डोरमेंट अकाउंट को एक्टिव करने का अधिकार है उनको। और जो राशि सरकार ने उनको दे दी, उस राशि पर अधिकार तो उन्हीं का बनता है, मगर उसके बावजूद ये बैंक वाले उसको रोक कर बैठ जाते हैं और आम तौर पर बेनिफिशियरी को वो पीछे की सारी राशि को छोड़ने पर मजबूर करके आगे की या लास्ट के 2 या 3 महीने की राशि देकर उसको विदा कर देते हैं। कितना बड़ा फ्रॉड है, वो भी समाज के उन मजबूर तबके के लोगों के साथ जिन पर तरस खाकर सरकारों ने विडो पेंशन या आपका ये बुजुर्गों वाली जो पेंशन है, ओल्ड एज पेंशन, इस प्रकार की, या दिव्यांग वाली पेंशन, इस प्रकार की जो पेंशन है वो दी जाती है, उस पैसे के साथ ऐसा। इससे अगला जो पॉइंट है वो भी इसी से जुड़ा हुआ है, वो है एक्यूमुलेटेड एरियर्स जो हैं, उस राशि में से चुपके से बैंक कर्मचारियों द्वारा साजबाज होकर पैसा निकाल लेना। किसी बेनिफिशियरी की मान लीजिए 2 साल की या 2.5 साल की या 1.5 साल की पेंशन इकट्ठी हो गई, 30-40 हज़ार रुपया बन गया, या 20 हज़ार बन गया, 15 हज़ार बन गया, तो बैंक कर्मचारी क्या कर लेते हैं कि उस पैसे का वाउचर बनाया या बिना वाउचर के उस पैसे का विड्रॉवल दिखा के वो पैसा अपनी जेब में डाल लेते हैं। कितना बड़ा फ्रॉड है। मगर ना तो सरकारें कुछ कर रही हैं, क्योंकि ये जो बेनिफिशियरीज हैं ये बहुत ही गरीब तबके के मजबूर लोग हैं, ये बेचारे कुछ कर नहीं पाते। कोई ऐसा एनजीओ नहीं, कोई ऐसा संगठन नहीं जो कि इनकी आवाज़ को सरकार के सामने पहुंचा सके या लीगल वे में कोई लीगल कार्यवाही कर सके। इस प्रकार के मसले भी बुजुर्गों के साथ हो रहे हैं, और मैं बार बार कह रहा हूं कि हर मसले पर मेरे पास फैक्चुअल एग्जाम्पल्स हैं। जो भी चैलेंज करना चाहे उसके सामने मैं एग्जाम्पल्स विद प्रूफ रख सकता हूं। तो ये हो गए 4 प्रकार के सीनियर सिटीजन्स के साथ जो फ्रॉड हो रहे हैं उनके बारे में। अगला विषय है लोन अकाउंट में नाजायज़ तौर पर पेनल्टीज लगाने बारे। आप सोचिए, मान लीजिए आपकी 10-12 हज़ार रुपये की या 15 हज़ार रुपये की कोई EMI जाती है और आप अपने उस अकाउंट को सिर्फ EMI के लिए यूज़ करते हैं, यानी जितनी EMI बनी उतना पैसा उसमें डाल दिया, 1 तारीख को डाल दिया, 4 को या 7 को जब भी कटता है वो कट जाए, आप ऐसा करते हैं। बैंक क्या करता है, कोई भी आधार बनाकर, क्योंकि चूक तो सभी से कभी ना कभी हो ही जाती है आमतौर पर, कि भी किसी महीने की मान लीजिए टाइम पर नहीं जा पाई, तो वो छोटी सी अमाउंट जैसे 30 रुपये, 35 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये, ऐसे बिल्कुल छोटी सी अमाउंट एक पेनल्टी बनाकर या जो बैंक चार्जेस हैं उनके नाम पर, मतलब कोई भी एक्सक्यूज़ बनाकर वो उसके लोन अकाउंट में डाल देते हैं। अब वो 30 रुपये की राशि खड़ी होने के कारण, मान लीजिए किसी की 15 हज़ार की किस्त है, तो वो 15 हज़ार तो डाल देगा, 30 रुपये का उसका ज्ञान ही नहीं है कि भी 30 हज़ार रुपये भी अलग से खड़ा है। उसने 15 हज़ार डाला, बैंक ने 15,030 का चेक लगाया या उस 15 हज़ार में से पहले 30 रुपया काट लिया, तो
जो ईएमआई अमाउंट है उससे कम पड़ गई आपकी राशि, फिर उसके आधार पर वो चेक को बाउंस करेगा, चेक बाउंस पेनल्टी लगाएगा लगभग, जो कि 600-700 रुपए होती है। और ऐसे हर महीने इस प्रकार की पेनल्टी लगाते लगाते काफी बड़ी राशि 10 महीने में, 12 महीने में, 15 महीने में बैंक आपके खाते में से विड्रॉ कर लेता है। और जब आपको पता लगता है तो बैंक कहता है आप तब क्यों नहीं बोले, आपके ऊपर ये पेनल्टी लगी थी, इस कारण से लगी थी, और देखिए जायज है। अब आप सोचकर देखिए, जो बैंक आपसे रिकवरी के नाम पर आपको अपने एजेंट्स, रिकवरी एजेंट्स के माध्यम से कितने ही फोन करवा देता है, एक नया कस्टमर बनाने के लिए आपके घर तक जो बैंक के एम्प्लॉइज उठकर चलकर आ जाते हैं, वो आपको एक सिंपल सा फोन करके ये नहीं बताते कि 30 रुपए आप और जमा कर दीजिए, यानी 15,000 की बजाय 15,030 रुपये जमा कर दीजिए। क्या ये फ्रॉड नहीं है? फ्रॉड बाय सप्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन विच द बैंक was duty bound to disclose to his customers। मगर हो रहा है, एक इस प्रकार का फ्रॉड आता है। और अंतिम जो बिंदु था, अंतिम विषय था, वो था नाजायज, यानी इलीगल भी और अनएथिकल भी, नाजायज रूप से बैंक चार्जेस के नाम पर क्वार्टरली डिडक्शंस के बारे में। एक छोटी सी अमाउंट, किसी से 500 रुपये ले लिया, किसी से 700 ले लिया, किसी से 1000-1200 ले लिया, यानी जिस प्रकार का कस्टमर है, जितना ज़्यादा जो पैसा अपने खाते में रखता है, उसको ध्यान में रखते हुए उस व्यक्ति के लिए जो अमाउंट नेग्लिजिबल हो, ऐसी अमाउंट आपके खाते से बगैर आपको बताए चुपचाप बैंक विड्रॉ कर लेता है, डिडक्ट कर लेता है। क्यों भाई? मैंने बिल्कुल शुरू में बताया था कि बैंकिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कहाँ से उसको प्रॉफिट निकालना होता है। बैंक को सेविंग अकाउंट पर खासकर किसी प्रकार का कोई ऐसा बैंक चार्ज लगाने का अधिकार नहीं है। उसके बावजूद बैंक वाले वो पैसा चुपचाप विड्रॉ करते हैं। मैंने एक केस में इन राइटिंग बैंक मैनेजर से पूछ लिया कि आपने किस आधार पर ये पैसा इस खाते से, जो कि सेविंग अकाउंट है, बैंक चार्जेस के नाम पर विड्रॉ किया है। उसके संदर्भ में आपके पास कोई भी अथॉरिटी हो, कोई सर्कुलर हो, कोई कानून हो, तो वो आप दिखा दीजिए। इन बातों को लगभग शायद 1.5 या 2 साल हो गए हैं। आज दिन तक वो बैंक मैनेजर मुझे इस प्रकार का कोई सर्कुलर, कोई रूल रेगुलेशन लिखित का जो उसके पास हो, दिखा नहीं सका है। और नेट रिजल्ट ये हुआ कि उस दिन के बाद से मेरे खाते में से तो कम से कम ये बैंक चार्जेस कटने बंद हो गए। बट इस देश में कितने बैंक हैं और कितने कस्टमर्स हैं, करोड़ों की संख्या में हैं। अगर 1 करोड़ भी आप माने तो 1 करोड़ लोगों से अगर एक क्वार्टर में ऑन एन एवरेज 1000 रुपये भी काटा, कितनी बड़ी राशि बन गई आप सोच कर देखिए। 1000 करोड़ रुपए पर क्वार्टर, 4000 करोड़ रुपए सालाना, जो कि बैंक इंस्टीट्यूशनल वे में, यहाँ पे बैंक एम्प्लॉयज नहीं कर रहे गड़बड़, बैंक इंस्टीट्यूशनल वे में आप लोगों को नाजायज तौर पर चूना लगाता है, आपके साथ फ्रॉड करके। साथियों, बहुत सारे उदाहरण हैं, मगर समस्या ये है कि जो विक्टिम है वो अकेला है और बैंक्स इकट्ठे हैं इन मामलों पर, और हर बैंक बहुत ताकतवर है, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है। आप अकेले हैं, इसलिए उनके साथ लड़ाई अक्सर लड़ नहीं पाते हैं। मगर इनका समाधान तभी होगा स्थायी रूप से जबकि अकेले नहीं, हम और आप मिलजुल कर इनके खिलाफ कोई एक्शन लेंगे, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेटिव हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, यानी पॉलिटिकल पार्टीज के माध्यम से, सत्ता सरकार के माध्यम से, या फिर लीगल हो, यानी कोई PIL फाइल की जाए। मगर इनके पास मोटी फीस देने के लिए कैपेसिटी है, हमारे आपके पास नहीं है। इसलिए केवल एक होकर एकता के साथ इनके साथ लड़ा जा सकता है, अकेले अकेले नहीं लड़ा जा सकता। यदि आप लोग उचित समझें और आप लोग भी इस चीज़ के पक्ष में हो कि इनके खिलाफ कोई लड़ाई लड़ी जाए, कोई PIL फाइल की जाए, तो आप मुझे मेरे WhatsApp नंबर पर अपना नाम
अपने ज़िले का नाम और अपने स्टेट, अपने प्रदेश का नाम लिखकर भेजें। कृपया फ़ोन ना करें। मेरा मोबाइल नंबर 8901365307। केवल व्हाट्सएप पोस्ट कर डाल दें कि मैं इस मुहिम में आपका समर्थन करता हूँ, जिस भी भाषा में आपने, या हिंदी या इंग्लिश। तो मैं समझता हूँ अगर हम और आप मिलजुल कर कोई प्रयास करेंगे तो शायद इस प्रकार के बैंकिंग फ्रॉड से ना सिर्फ हमें और आपको बल्कि सभी कस्टमर्स को निजात मिल सकती है।